Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक का प्रकरण अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का आगे का भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, मैंने बताया आपको कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य बनते कैसे हैं, वाक्य के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, वाक्य के प्रमुख अंग कितने हैं और वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो इन सब के विषय में हमने जाना था। बच्चों, आज हम वाक्य के 8 भेद के विषय में जानेंगे। बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा सा बता देती हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम अपने मन के भावों और विचारों को हम वाक्य के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। लेकिन वाक्य बनते कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, तो सार्थक वर्णों के मेल से हम सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। जब हम वर्णों का मेल करवाते हैं, बच्चों वर्णों का मेल भी सार्थक होना चाहिए, क्योंकि यदि हम निरर्थक वर्णों का मेल करवाएंगे तो जो शब्द बनेगा वह भी निरर्थक ही बनेगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो वर्णों का मेल भी ऐसा जो सार्थक हो, जिससे सार्थक शब्द बने। जैसे हम क प्लस म प्लस ल, तो हमारा एक सार्थक शब्द बना कमल। तो बच्चों, इस प्रकार वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं और जब शब्द बन जाते हैं तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह, यानी कि सार्थक शब्दों का जो एक समूह होता है, और वह समूह भी कैसा, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह जो होता है, वह वाक्य कहलाता है। समझ में आया आपको बच्चों? जैसे और जो वाक्य होते हैं बच्चों, वे अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य जो है वो वाक्यों का प्रयोग करता है, और सार्थक शब्दों के मेल से बने वाक्य भाषा की एक प्रमुख इकाई हैं। बच्चों, जब वाक्य बन जाते हैं तो वाक्य के जो प्रमुख घटक हैं वह भी 2 होते हैं, और प्रमुख घटक कौन से हैं? कर्ता और क्रिया। क्योंकि बच्चों, कर्ता और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं है, वह अधूरा है, और कर्ता और क्रिया के अभाव में वाक्य जो है वो अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो बच्चों, वाक्य के प्रमुख घटक हैं कर्ता और क्रिया। अब बच्चों, वाक्य के प्रमुख अंग, तो वाक्य के प्रमुख अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जो उद्देश्य है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि वाक्य में जो कर्ता है, जो वाक्य का प्रमुख घटक है, जो वाक्य में कर्ता है, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, वही उद्देश्य कहलाता है। यानी कि हम सीधे तरीके से इसको समझे तो वाक्य में जो कर्ता है वही उद्देश्य है। ठीक है बच्चों? और विधेय, यानी कि वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी कि वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है, यानी वाक्य में कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही विधेय कहलाता है। अब बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि उद्देश्य यानी कि जो कर्ता है और विधेय यानी कि जो विधेय उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनका भी विस्तार कर दिया जाता है, और इसे उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों, उद्देश्य और विधेय का विस्तार करने के लिए हम उद्देश्य और विधेय की विशेषता बताने वाले, यानी कि वहाँ पर उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द वहाँ पर जोड़कर उनका विस्तार करते हैं। अब बच्चों, आता है वाक्य का वर्गीकरण। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। बच्चा, हमारी कक्षा 9 में जो वाक्य के वर्गीकरण का जो आधार जोड़ा गया है हमारे पाठ्यक्रम में, वह है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, 5वां संकेतवाचक वाक्य, 6ठा प्रश्नवाचक वाक्य, 7वां निषेध
वाचक वाक्य और 8वां है विस्मय वाचक वाक्य। और यहाँ तक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आज मैंने फिर से थोड़ा सा आपको पुनः इसकी जानकारी दे दी है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो बच्चों सबसे पहले हमारा आता है विधानवाचक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। तो बच्चों विधानवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि जिन वाक्यों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जहां पर क्रिया का होना बताया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। बच्चों जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो आपको क्रिया के होने का यहाँ पर बोध होगा कि वह कल लौट आया था। दूसरा है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। और तीसरा है हमारा विद्यालय विजयनगर में है। बच्चों ये उदाहरण पढ़ के आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि इन उदाहरणों में क्रिया के होने का या क्रिया करने की सामान्य सूचना हमें प्राप्त हो रही है। क्रिया के होने का हमें बोध हो रहा है कि क्रिया यहाँ पर हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सिंपल तरीके से अगर मैं साधारण तरीके से आपको साधारण सा उदाहरण दूं तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर हमें पढ़ने की जो क्रिया है उसका बोध हो रहा है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की जो क्रिया है उसका बोध हो रहा है। तो विधानवाचक वाक्य वही होते हैं जहां पर हमें किसी क्रिया के होने का या क्रिया के करने का बोध होता है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों आज्ञावाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। और जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति, आदेश, प्रार्थना, विनय आदि के भाव का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपको ऐसा करना है, तो हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं ना, आदेश दे रहे हैं। और कहीं पर हम किसी को कोई कार्य करने की, हम उससे हमारा कोई कार्य करवाना है हमें, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनय करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। और या हम किसी से अनुमति मांगते हैं, किसी को अनुमति देते हैं कार्य करने की, तो जहां पर आज्ञा, अनुमति, आदेश, प्रार्थना, विनय आदि के भाव का जहां बोध होता है, वही उन्हें ही हम आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर से बाहर जाओ, आप चाय पीजिए, अपना कार्य पूरा करो। बच्चों ये जो आपने उदाहरण पढ़े घर से बाहर जाओ, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि आप घर से बाहर जाइए, आप चाय पीजिए, अपना कार्य पूरा करो। तो इस प्रकार आपको पता चल रहा है इन उदाहरण को पढ़ के कि इन उदाहरणों में आज्ञा दी जा रही है या आग्रह किया जा रहा है कि आप चाय पीजिए। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, विनय आदि के भाव प्रकट हो, उन्हें विधिवाचक या आज्ञावाचक कहते हैं। बच्चों इनका जो प्रयोजन है, इनका प्रयोजन वक्ता श्रोता के पारस्परिक संबंध के आधार पर आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना अथवा निवेदन हो सकता है कि जो वक्ता है, जो श्रोता है, उसका आपस में परस्पर उनका संबंध कैसा है, उसके आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि वहां आदेश देना है, निर्देश देना है, प्रार्थना करना है, विनय करना है, अनुमति देना है आदि। जैसे देखो बच्चों, अब आप बैठकर पढ़ो। और कई और सारे उदाहरण भी हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर घोड़े को तेज दौड़ाओ, तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। अनुमति, जैसे वे सब मेला देखने जा सकते हैं, यहाँ पर अनुमति का भाव है। उन्हें मेला देखने जाने दीजिए, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज्ञा, आदेश आदि के भाव प्रकट होते हैं। बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद का तीसरा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य हम बच्चों उन्हें कहते हैं जहां वक्ता की इच्छा, वक्ता यानी बोलने वाला, जो कह रहा है, अपनी बात को जो कह रहा है उसे हम वक्ता कहते हैं। और श्रोता यानी कि सुनने वाला। तो वक्ता की इच्छा, आज्ञा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।
यानी कि वक्ता जो है वो अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहा है या उसके मन में किसी के प्रति आशीर्वाद का भाव उभर रहा है, उसकी शुभकामना का संदेश वो दे रहा है। तो ऐसे भाव को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, इनमें जो वक्ता है वो श्रोता से कोई प्रत्यक्ष अपेक्षा नहीं करता, वह दूसरे के प्रति शुभकामना रखता है और सुझाव भी इसी कोटि में, जैसे किसी को कोई हम सुझाव देते हैं ना, कोई आइडिया देते हैं, तो वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों आप, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। बच्चों, यहाँ पर हम किसी की शुभकामना का भाव प्रकट कर रहे हैं कि उसकी यात्रा अच्छी हो, शुभ हो। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, काश मैं गायक होता। यहाँ पर बच्चों आशीर्वाद का भाव, शुभकामना का भाव इन उदाहरणों में व्यक्त हो रहा है। जब हम, जैसे होता ना कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नव वर्ष शुभ हो, तो इस प्रकार आशीर्वाद का भाव, शुभकामना का भाव यहाँ पर व्यक्त होता है। या हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं कि जैसे काश में गायक होता, यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है वक्ता के द्वारा, जिसको कहा जा रहा है उसके प्रति ये इच्छा प्रकट की जा रही है कि वह ऐसा बने। जैसे होता ना कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों के प्रति उनका हमेशा शुभ चाहते हैं, उनका मंगल चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि काश तुम डॉक्टर बनो, काश तुम इंजीनियर बनो। तो इस प्रकार उनके प्रति इच्छा उनकी वो प्रकट करते हैं। तो जहां पर इच्छा का भाव आता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह, जहां पर डाउट होता है ना बच्चों के शायद ऐसा हो या ना हो, तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, संभावना हो सकता है ऐसा हो और या नहीं भी हो, तो जहां पर संभावना व्यक्त की जाती हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में वक्ता को क्रिया संपन्न होने में, यानी कि बच्चों जिन वाक्यों में जो वक्ता होता है, जो कहने वाला है, उसको किसी भी क्रिया के होने में संदेह हो या उसको ऐसी संभावना नजर आ रही हो कि ये कार्य ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, संदेह की स्थिति हो, संभावना की स्थिति हो, और तो वे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। वक्ता संदेहार्थी वृत्ति का प्रयोग करता है, यानी संदेह का जो भाव होता है वो वहां पर व्यक्त करता है। जैसे आप उदाहरण देखिए कि शायद वह कल यहाँ आए। अब यहाँ पर संदेह है, संभावना जताई जा रही है कि शायद वह कल यहाँ आए। विकास घर पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर भी संदेह है कि शायद पहुंच चुका होगा या नहीं पहुंचा होगा, अभी संदेह है, डाउट है, वह इस समय आता होगा। यहाँ संभावना जताई जा रही है कि इस समय तक वह आता होगा। जैसे आप और उदाहरण देख सकते हैं कि हो सकता है कि वे मेला देखने जाएं। यहाँ संभावना जताई जा रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि शायद कल वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, अब हो सकता है होगी या नहीं होगी, संदेह की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसीलिए हम इन वाक्यों को जहाँ पर संदेह या संभावना का भाव हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने अर्थ की दृष्टि से यहाँ आपको 4 भेद बताए: विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अर्थ की दृष्टि से जो 4 भेद हैं वह हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।